सुपर टेट बाल मनोविज्ञान की बैक टू बैक क्लासेस में ये चौथी क्लास होगी और जिसमें हम लोग कल्पना एवं शिक्षा को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वैयक्तिक भिन्नता। ये भी वैयक्तिक भिन्नता का ही पार्ट आता है। ये पूरे पार्ट वैयक्तिक भिन्नता के ही अंतर्गत आएंगे, तो ये मान के मत चलिए कि हम इन्हें छोड़ दें, क्योंकि ये वैयक्तिक भिन्नता का टॉपिक कम से कम अभी एक मुझे लगता आज की क्लास में शायद समाप्त हो जाए, और अगर नहीं होगा तो एक क्लास और लगेगा, वैयक्तिक भिन्नता पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। और इसके जहाँ पे लास्ट हमने बंद किया था उसी के आगे हम लोग अब कल्पना एवं शिक्षा के बारे में प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल्पना एवं शिक्षा। कल्पना को बढ़ाने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। कल्पना किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, अर्थात हम लोग इस टॉपिक से प्रारंभ करते हैं और कल्पना एवं शिक्षा इसके बाद आएगा। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। मैकडूगल के अनुसार दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ये किसने कहा है? ये IMP प्रश्न है। ये कहा था मैकडूगल ने। दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, ये मैकडूगल के अनुसार। अब कल्पना के प्रकार देखते हैं। तो कल्पना के जो वर्गीकरण किए गए हैं वो निम्न प्रकार से कल्पना का वर्गीकरण किया गया है। देखिए कल्पना के प्रकार। मैकडूगल ने कल्पना का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया है। कल्पना के दो भाग हैं, पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। ध्यान देना, कल्पना कितने प्रकार की? पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। किसने किया है कल्पना का वर्गीकरण? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कल्पना के कितने प्रकार बताए? दो प्रकार, पुनरुत्पादक और उत्पादक। ठीक, अब जान लेते हैं बारी बारी से सबके बारे में क्या क्या है, कौन सा। पुनरुत्पादक कल्पना। इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत अनुभवों की प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। ध्यान दीजिए, पुनरुत्पादक कल्पना, इस कल्पना से स्मृति द्वारा गत अनुभवों की प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे किसी बालक द्वारा कहानी को सुनाना दूसरे से सुनी कहानी। ठीक, जैसे किसी से कोई कहानी सुन लिया और उसी कहानी को दूसरों को सुनाना, ये पुनरुत्पादक कल्पना के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। ये कैसी कल्पना है? पुनरुत्पादक कल्पना। आगे उत्पादक कल्पना देख लीजिए हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है। देखिए उत्पादक कल्पना, इस प्रकार की कल्पना में गत अनुभवों और प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ से उत्पादक कल्पना की डेफिनेशन को देखेंगे। इस प्रकार की कल्पना में गत अनुभवों और प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इस कल्पना के दो उपयोग हैं, एक या दो प्रकार हैं। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, दो प्रकार हैं, एक रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना किसके अंतर्गत आते हैं? उत्पादक कल्पना। और पुनरुत्पादक कल्पना में गत अनुभवों एवं प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसका जो तीसरा प्रकार है वो है आदानात्मक कल्पना। ठीक, इसको देखते हैं। इस प्रकार की कल्पना को अनुकरण कल्पना भी कहते हैं। इस कल्पना में व्यक्ति ऐसी कल्पना के बारे में सोचता है जिसे उसने कभी देखा और जाना नहीं है। इसी आदानात्मक कल्पनाओं के आधार पे आपकी कहानियाँ लिखी जाती हैं। ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि आदानात्मक कल्पना किस प्रकार की कल्पनाएं हैं। क्या इसे कोई देख सकता है या देख के कल्पना की जा सकती है? तो यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार की कल्पना को अनुकरण कल्पना भी कहते हैं। इस कल्पना में व्यक्ति ऐसी कल्पना के बारे में सोचता है जिसे उसने कभी देखा और जाना
नहीं है, ऐसी कल्पना को आदानात्मक कल्पना कहते हैं। सृजनात्मक कल्पना देख लेते हैं क्या है। देखिए, सृजनात्मक कल्पना, यह कल्पना भविष्योन्मुखी होती है, यह उच्च स्तर की कल्पना होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है उच्च स्तर की कल्पना कौन सी होती है, तो सृजनात्मक कल्पना उच्च स्तर की कल्पना होती है। सृजनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना उच्च स्तर की कल्पना होती है। सृजनात्मक कल्पना उच्च स्तर की कल्पना होती है। नंबर 5 में दिया गया है कार्य साधक कल्पना। तो कार्य साधक कल्पना देख लेते हैं। आइए, कार्य साधक कल्पना रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान, आकाशवाणी, दूरदर्शन यंत्र आदि कार्य साधक कल्पना का परिणाम है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कार्य साधक कल्पना के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान, आकाशवाणी, दूरदर्शन यंत्र, ये सभी कार्य साधक कल्पना के अंतर्गत आएंगे। रसात्मक या सौंदर्यात्मक कल्पना, छठवां भाग इसका देखते हैं। यह दिया गया है रसात्मक या सौंदर्यात्मक कल्पना। यह कल्पना सौंदर्य उत्कृष्टता से संबंधित है। ठीक, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। कलात्मक कल्पना सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों का निर्माण करती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों का निर्माण कौन सी कल्पना करती है, तो आंसर हो जाएगा कलात्मक कल्पना। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिए कल्पना के प्रकार। अब देखते हैं कल्पना एवं शिक्षा। आइए, कल्पना एवं शिक्षा, ये हम पहले शुरू कर रहे थे, लेकिन ये इसके बाद में आएगा। तो पहले कल्पना के प्रकार देख लिए, अब कल्पना एवं शिक्षा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कल्पना को बढ़ाने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना। नंबर 2, भाषा विकास पर ध्यान देना। नंबर 3, काल्पनिक खेल एवं क्रियाओं के लिए अवशेदन। नंबर 4, कहानी सुनाना। इन सब से क्या विकसित होता है, कल्पना विकसित होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास अभिनय करना। तो ये प्रमुख 6 कारक हो जाते हैं जिससे कल्पना को बढ़ाया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत का टॉपिक है, बिल्कुल मिस एक भी ना करिए। देखिए, शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता यहाँ पे दिया गया है ज्ञानार्जन में सहायक। क्या सहायक है, कल्पना। नवीन आविष्कारों में उपयोगी, इच्छाओं की संतुष्टि का साधन, समायोजन में सहायक, सौंदर्य बोध का विकास। ये किसके अंतर्गत होता है, कल्पना के अंतर्गत होता है। आगे दिया गया है भावी जीवन की तैयारी में सहायक, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी। और यहाँ पे कुछ वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं, अब इनको देख लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न इसमें लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पे करता है। अभी इससे पहले मैंने बताया सृजनात्मक कल्पना के आधार पे फिल्में लिखी जाती हैं, किस कल्पना के आधार पे, सृजनात्मक कल्पना के आधार पर। कवि कविता की रचना करता है, कहानी की रचना करता है सृजनात्मक कल्पना के आधार पे। अगला दिया गया है शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। ये तो महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे पुनरुत्पादनात्मक कल्पना के आधार पे। यहाँ पे लिखा हुआ है पुनरुत्पादनात्मक
ये रुको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हाँ। पुनरुत्पादनात्मक कल्पना के आधार पर शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है। अगला दिया गया है दीवा स्वप्न किस प्रकार की कल्पना है, तो ये लिखा है मन तरंगी कल्पना है दीवा स्वप्न, मन तरंगी कल्पना। अगला है सृजनात्मक कल्पना के प्रकार, तो सृजनात्मक कल्पना, कार्य साधक कल्पना और रसात्मक कल्पना। सृजनात्मक कल्पना के दो प्रकार होंगे, कार्य साधक कल्पना और रसात्मक कल्पना। आगे कुछ और प्रकार दिए गए हैं, इनको देख के समाप्त करते हैं। यहाँ पे दिया गया है ध्यान के दो प्रकार। अच्छा, यहाँ पे हाँ, सृजनात्मक कल्पना के प्रकार, कार्य साधक कल्पना और रसात्मक कल्पना। ध्यान के दो प्रकार, ध्यान दो प्रकार के, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। रुचि दो प्रकार की होती है, ये वन लाइनर प्रश्न है, इसमें ऐड कर लिया है मैंने। एक होती है जन्मजात रुचि और एक होती है अर्जित रुचि। तो यहाँ से वैयक्तिक भिन्नता का ये पार्ट 4 समाप्त होता है पूरी तरीके से। अब इसमें जो 5वां क्लास होगा वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसी के अंतर्गत आएंगे। और ये टॉपिक आपका वैयक्तिक भिन्नता यहाँ से पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसके वन लाइनर प्रश्न भी मैं सॉल्व करवाऊंगा एक एक करके, जितने भी होंगे, और सभी टॉपिक वाइज से पूरा रिवीजन हम लोग अच्छे से करेंगे। इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं वीडियो नंबर 5 में। धन्यवाद।